वेलकम ऑल बच्चों। अभी जो न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने मैं अभी पेश कर रहा हूँ वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जिसको मैं आईईएस कहता हूँ। 2015 का क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने है। ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूजेस 100 kVA at 0.6 pf lagging under normal operation। बस समझ में आ गई? A synchronous motor is added to the system to improve the overall power factor। तुम लोग पावर सिस्टम में शायद पढ़ चुके हो, जानते होगे कि लैगिंग पीएफ को इम्प्रूव करने के लिए, यूनिटी की तरफ ले जाने के लिए और लीडिंग करने के लिए हम लोग ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को लगा देते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक्टिव पावर भी वो शेफ्ट पर डिलीवर कर देती है और रिएक्टिव पावर ही कंपनसेट कर देती है। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर सप्लाइज लैगिंग वाट्स, इसलिए काम चल जाता है, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। The power required by the synchronous motor is 10 किलोवाट। एक्टिव पावर जो सिंक्रोनस मोटर का है वो 10 किलोवाट है। तो पूछता है कि डिटरमिन द ओवरऑल पावर फैक्टर व्हेन द सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट्स एट 0.5 pf लीडिंग। तो उसने दे दिया कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट करती है 0.5 pf लीडिंग पर। एक दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि व्हाट मस्ट बी द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर टू इम्प्रूव द ओवरऑल पावर फैक्टर टू 0.9 लैगिंग। तो ये इस प्रॉब्लम को पावर सिस्टम वाले भी सॉल्व करते हैं। बहुत से लोग बहुत लंबे चौड़े तरीके से सॉल्व करते हैं। मशीन वाले भी बहुत लंबे चौड़े तरीके से शुरू इसको सॉल्व करते हैं। मैं तुमको सबसे सुंदर, सस्ता, टिकाऊ तरीका बताता हूँ। तुम जानते हो मैं क्या बताऊंगा? कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस। दैट्स इट। तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस। Total complex power input to the system must be equal to the total demand of the system। समझ गया ना? टोटल आउटपुट जो हो कॉम्प्लेक्स पावर, वो टोटल इनपुट के बराबर हो जाना चाहिए। उसको तुम इक्वेट कर दो, तुमको हर चीज मिल जाएगी। देखो कैसे होता है। तो चलो इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पर इस पेज पर तो कोई खास जगह नहीं है, तो दूसरी ये पेज पर चलते हैं। ग्रिड बना देते हैं। ग्रिड बना दिया मैंने। सोल्यूशन लिखते हैं ब्लैक से। सोल्यूशन पेन कहाँ गया? सोल्यूशन एक सिंगल लाइन डायग्राम में बना देता हूँ तुम्हारे लिए, जिससे तुमको सब चीज खुद समझ में आ जाएगी। देखो सिंगल लाइन डायग्राम क्या है। मान लो कि ये तुम्हारी बस है। ये बस है। इसमें जो तुम्हारा इनपुट आ रहा है वो ये आ रहा है। ये है एस इनपुट। पावर, कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट, सब कॉम्प्लेक्स पावर है। यस, इनपुट। ये एक तो लोड की तरफ ये जा रहा है आउटपुट में। एक तो लोड है, ये हमेशा प्रॉब्लम होता है। ये एक मैं लोड बना देता हूँ जस्ट ऐसे ही, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में।
मान लो कि लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है एस लोड, ये लोड है, ये लोड है, ये ले रहा है एस लोड। एस लोड एस एल कर देते हैं, इतना लोड लिखने की क्या जरूरत है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दूसरा एक ये मोटर भी लगा रहा है, सिंक्रोनस मोटर तुम्हारा, ये मोटर है। जाहिर है चूंकि तुम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कर रहे हो तो तुमको मोटर को एक्साइटेड ही रखना होगा अगर लैगिंग पीएफ को इम्प्रूव कर रहे हो तो। देखा जाए तो अब मैं गोल सी मोटर बना देता हूँ। बहुत सही तो नहीं बनेगी लेकिन कोशिश करता हूँ बनाने की। चलो हो गया काम। चलो ये है मोटर, ये मोटर है, इसको एस एम कर दो। जो कॉम्प्लेक्स पावर ये ले रही है उसको एस एम कर दो। जो कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस क्या बताता है? फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस, वी हैव ये जनरल बात मैं बता रहा हूँ। वी हैव कॉम्प्लेक्स पावर इनपुट, एस इनपुट इज इक्वल टू एस लोड, जिसको मैंने एस एल कहा, प्लस एस मोटर। बस कॉम्प्लेक्स पावर लिखना अगर तुमको आता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समझ गए? अब देखो लोड तुम्हारा क्या है, 100 kVA एट 0.6 pf लैग। तो कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? 100 kVA एंगल लैग, Q is पॉजिटिव फॉर लैगिंग पीएफ, इसलिए इसका एंगल आएगा पॉजिटिव। कॉस इनवर्स कितना पावर फैक्टर पे है? 0.6 pf, 0.6 pf हो गया। ये लोड का केवीए हो गया। अब आओ मोटर पे। मोटर को ये कहता है कि ये 10 किलोवाट लेती है, कितने पावर फैक्टर पे? 0.5। तो केवीए का मैग्नीट्यूड हो गया 10/0.5। जहां तक एंगल का सवाल है, ये पावर फैक्टर जो इसका है 0.5 पीएफ लीडिंग है। लीडिंग का मतलब कि ये एंगल अब हो गया माइनस, माइनस कॉस इनवर्स
0.5, 0 पॉइंट कुछ नहीं बेटा, बस इसको कैलकुलेटर में डालो और कैलकुलेट कर दो। 100 कॉस इनवर्स 0.6, ये सब केवीए में है। कैलकुलेटर कहाँ चला गया? देखो दिखा रहा हूं मैं। 100 एंगल कॉस इनवर्स आर्क कॉस 0.6 ब्रैकेट बंद प्लस 10/0.5, जाहिर है 20 हो गया, मैं 20 ही डाल रहा हूँ। 20 एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.5। देखो, और मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इस चीज को कैलकुलेटर पर डाल दिया है। इक्वल टू करेंगे, इसका कार्टेशियन फॉर्म आएगा, उसको पहले लिख देंगे ताकि पी और क्यू तुमको अलग अलग मिल जाए। देखो इज इक्वल टू आ गया, और से देखो क्या आया, 70 प्लस जे 62.68। और से देखो है? लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 70 70 प्लस 62.68, 62.68। यहाँ तो आई कैलकुलेटर में लिखता है ना, मैं लिखूंगा इसको 70 प्लस जे 62.68, और ये क्या है? ये चीज है केवीए, इसलिए कि ये कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो वीए में है। अब अगर तुम ध्यान दोगे तो ये है पी प्लस जे क्यू। पी इनपुट, एक्टिव पावर इनपुट, प्लस जे क्यू इनपुट इज इक्वल टू 70 प्लस जे 62.68। मतलब एक्टिव पावर जो टोटल है इनपुट, वो टोटल डिमांड के बराबर है। 70 किलोवाट की डिमांड है, और फिलहाल रिएक्टिव पावर ये चल रहा है। तो चूंकि तुमसे पावर फैक्टर पूछा है, इसलिए एस इनपुट का तुम एंगल निकाल दो। इसको कुछ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट इसी को कर रहा हूँ। शिफ्ट कॉम्प्लेक्स आर एंगल थीटा, देख लो मैंने उसी आंसर को कर दिया है। बाकी जो डिस्टेंस प्लेस है उसको अंदर वाले को रहने दिया, चेंज नहीं किया। ये आ गया 93.96 93.96 एंगल, मैं दिखा दूंगा तुमको। 41 पॉइंट देख लो, मैग्नीट्यूड देख लो, एंगल आ गया 41.84 डिग्रीज। 41.84 डिग्री केवीए। अब तुम जानते हो कि इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता?
इसका मैग्नीट्यूड और इनपुट पावर फैक्टर का एंगल फाई इनपुट, पता चल गया ना पावर फैक्टर। तो तुमको क्या क्या मांग रहा है? डिटरमिन द ओवरऑल पावर फैक्टर। ठीक है, मैं आंसर की तैयारी कर देता हूँ। देयरफॉर ओवरऑल पीएफ पावर फैक्टर is equal to cos phi input और phi input क्या आया? cos 41.84 डिग्रीज और एंगल पॉजिटिव है, इसलिए पीएफ का नेचर क्या हो गया? लैगिंग। आंसर हो गया तुम्हारा, इज इक्वल टू cos 41.84 cos 41.84 is equal to 0.745 lagging is equal to 0.745 लैगिंग। देख लो आंसर, 0.745 लैगिंग। पहला जो काम तुमने किया है उसका आंसर ये हो गया, इसको नंबर 1 कर देता हूँ, ये आंसर है। कुछ और की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पावर कॉन्फिडेंस से लिखना जाओ, गड़बड़ कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो तुम कहाँ टेन उनके चक्कर में पड़ोगे। सारी किताबों को देखो, पावर सिस्टम वाले कितनी गंद फैलाते हैं। हो गया आंसर तुम्हारा पावर फैक्टर का। अब ये क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? ये कह रहा है कि मैं अपना कागज देख के बोल रहा हूँ, what must be the power factor of the motor to improve the overall power factor to 0.9 lagging? समझ रहे हो ना? अब तुमको क्या करना है? अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं, इस पेज पे जगह नहीं है पार्ट 2 के लिए। दूसरा पार्ट, to improve power factor, to improve overall power factor, to improve overall power factor, overall power factor। कितना? टू 0.9 लैगिंग। जीरो पॉइंट नाइन लैगिंग। ओवरऑल पीएफ अब तुमको 0.9 चाहिए। अभी जो हमने निकाला था वो कितना था? अभी था 0.745, समझे?
लैगिंग। अब इसको इम्प्रूव करना है, यूनिटी की तरफ ले जा रहा है, यूनिटी नहीं ले गया है, लेकिन ये 0.9 लैगिंग की तरफ ले गया है। तो अब देखो, जो टोटल इनपुट पावर है, पी इनपुट, एक्टिव पावर, वो तो चेंज होगा नहीं। भाई लोड की डिमांड नहीं चेंज हुई बेटा, तो वो तो अभी 70 किलोवाट है ही, इज इक्वल टू 70 किलोवाट एज बिफोर। तुमको याद है ना, 70 किलोवाट ही यहाँ पे लोड था। ये देखो, मैं तुमको दिखा देता हूँ, हालांकि इसका जवाब उसने नहीं पूछा है, मैं लिख देता हूँ। दैट इज पी इनपुट इज इक्वल टू 70 किलोवाट। क्यू का वैल्यू ये है 62.68, इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन 70 किलोवाट की जरूरत है। अब देन नाउ, चलो रेडी से लिख देता हूँ। देन नाउ एस इनपुट डैश इसका नाम दे देते हैं, एस इनपुट डैश 70 किलोवाट रिमेन्स। इसको केवीए करने के लिए जो पीएफ तुमको चाहिए उससे डिवाइड करो और एंगल दे दो, क्योंकि ये लैगिंग पीएफ है ना, सो 5 मस्ट बी पॉजिटिव, कॉस इनवर्स 0.9। अब तुम्हारा ये ओवरऑल होना है केवीए। फिर कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस मतलब, इसलिए नाउ एस डैश इनपुट या एस इनपुट डैश, एस इनपुट डैश इज इक्वल टू एस एल, जो लोड वाला था, जो लोड वाला था वो तो चेंज हो नहीं रहा है, मोटर में तुम कुछ चेंज करने वाले हो, तो ऐसा कर दो एस एम डैश। और बस इसको सॉल्व कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तुमको सब चीज निकल आएगी। एस इनपुट डैश की जगह क्या लिखोगे, 70 अपॉन 0.9। मैं तुमको 1000 फॉर्मूला याद करने नहीं कहूंगा, बाकी मैथमेटिक्स तुम जानते हो। कॉस इनवर्स 0.9 इज इक्वल टू, लोड का केवीए तो चेंज हुआ नहीं, वो सेम रहेगा, 100 एंगल cos inverse 0.6 cos inverse 0.6 प्लस एस एम। चूंकि ये सेकंड कंडीशन का है इसलिए मैं इसको एस एम डैश बोल रहा हूँ, एस एम डैश। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो डायरेक्ट यहाँ से, एस एम डैश का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, वही तुम्हारा जवाब हो जाएगा, एस एम डैश।
क्या होगा? 70/0.9 cos इनवर्स 0.9 माइनस 100 एंगल cos इनवर्स 0.6। कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर पे, डायरेक्ट कर देगा। और से देखो 70 डिवाइडेड बाय 0.9, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंगल डाल दिया, cos इनवर्स आर्क cos cos इनवर्स 0.9, पावर फैक्टर तुमको इम्प्रूव करके इतना ही लाना है, उसमें से माइनस कर दो जो लोड की तरफ जा रहा है, 100 एंगल आर्क cos इनवर्स 0.6, बस वैल्यू आ गया तुम्हारा। इक्वल टू प्रेस करते ही तुमको एस एम डैश का वैल्यू मिल जाएगा। और तुम गौर से देखोगे कि जो आंसर आएगा उसमें एस एम डैश वही होगा ये मोटर किलोवाट ले रही थी, 10 किलोवाट। तुम इसको सॉल्व करके देखो, इसका रियल पार्ट में मोटर के 10 किलोवाट ही आने वाला है। मैं तुम्हारे सामने करता हूँ, और से देखो आ गया, रियल पार्ट है कि नहीं? सो इट इज 10 किलोवाट रियल पावर। ये माइनस जे आ रहा है, माइनस जे 46.01 097 है। 1 कर देते हैं, माइनस जे, देखो ना, माइनस जे के बाद मैं इसको कर देता हूँ 46.1। ये याद रखो कि ये यूनिट भी केवी है। इसका जो रियल पार्ट है वो मोटर का रियल पावर डिमांड है जो 10 किलोवाट ही है। अब रिएक्टिव पावर जो है, ये ध्यान रखो, ये 1000 बार बातें बता चुका हूं। मोटर इज अ सिंक, इसका काम है पावर लेना। तो इसका मतलब यह है कि ये जो पावर ले रही है, कैसा ले रही है? निगेटिव ले रही है, रिएक्टिव पावर। मतलब लीडिंग वार ले रही है, समझ गया? अगर मोटर लीडिंग पावर ले रही है और तुमसे पूछा जाए कि ये क्या दे रही है, तो कहोगे ना कि लैगिंग वार दे रही है। अभी कंफ्यूज करते हो क्या? एनीवे, तो यहां से तुमको मिल गया पीएम डैश प्लस जे क्यूएम डैश इज इक्वल टू 10 माइनस जे 46.1। कंफ्यूज मत करना, पीएम डैश पीएम के बराबर है जो 10 किलोवाट है, क्यूएम डैश हो गया माइनस 46.1। देयरफॉर यार ये चीजें मैं तुमको 1000 मरतबा समझा चुका हूं। क्यूएम डैश इज इक्वल टू माइनस 46.1 के वी ए आर। अब इसके बाद लैगिंग लिखेंगे या लीडिंग? याद है? बोलो।
लैगिंग या लीडिंग? मैं सिर्फ तुमको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, हालांकि तुम्हारे न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं है। ये लैगिंग लिखा जाएगा because S is equal to P plus JQ, where Q is positive for lagging hours. तो मैंने इसको लिखा -46.1 kVAR लैगिंग, जिसका मतलब क्या हो गया? 46.1 kVAR लीडिंग। तो देखो, मोटर -46.1 kVAR लैगिंग एब्जॉर्ब कर रही है, तो डिलीवर कर रहा है, क्या कर रही है? 46.1 kVAR लैगिंग वार डिलीवर कर रही है, इसलिए कि मोटर का काम है लेना। बस समझ आए? खैर, तो तुमसे ये पूछ रहा था व्हाट मस्ट बी पावर फैक्टर ऑफ द मोटर टू इम्प्रूव द ओवर पावर फैक्टर। ये मैंने तुमको समझाने के लिए एक्स्ट्रा कर दिया था, अदरवाइज मैं इसको सीधा कर दूंगा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 3 आर एंगल थीटा कर दिया है, उसी वैल्यू को इज इक्वल टू 47.17 47.17 47.17 एंगल, एंगल और से देखो -77.76 है, -77.76 डिग्रीज, ये केवीए है। इसलिए मोटर पीएफ मोटर का पावर फैक्टर क्या लिखिएगा? कॉस 77.76 डिग्रीज लैग या लीड। गौर से देखो, कॉम्प्लेक्स पावर एस का एंगल निगेटिव है, क्यू इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग हॉर्स, तो लैगिंग पीएफ होता है तो यहाँ एंगल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए ये पावर फैक्टर भी लीडिंग हो जाएगा। ये है तुम्हारा आंसर, जो तुमको क्यू के नेचर से भी पता लग रहा हो। cos 77.76 cos 77.76 is equal to 0.212 लीडिंग, देख लो, is equal to 0.212 लीडिंग। कितना आसान हो जाता है बच्चों कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस से तुम्हारी जिंदगी। हो गया आंसर, दिस इज योर आंसर।
और द मोटर पीएफ। घेर देता हूँ मैं इसको। हो गया। जो ये चीज मैंने समझाई थी वो तुमको सिर्फ कॉम्प्लेक्स पावर में रियल पावर रिएक्टिव पावर का इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसके लिए समझाया था, वरना इसकी जरूरत तुमको जवाब के लिए नहीं थी। इसको मैं अलग से घेर देता हूँ। इसकी जरूरत तुमको न्यूमेरिकल के आंसर के लिए नहीं है। आंसर के लिए तुम सीधे ऐसे चले जाओ, स्ट्राइट। मैं तुमको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि देखो इसका रियल पावर अब भी 10 किलोवाट ही है, लेकिन जो रिएक्टिव पावर है वो माइनस J46.1 हो गया है। जबकि पहले मोटर का जो रिएक्टिव पावर था वो मैं तुमको दिखाऊं, ये माइनस कॉस इनवर्स 0.5 था ना, तो ये 20 केवीए हो गया। 20 केवीए और एंगल माइनस, तो लीडिंग वार तो यहाँ भी था, तो 20 इंटू कॉस 0.5 तो रियल पावर हो गया जो कि 10 किलोवाट हो गया। और इमेज ये रिएक्टिव पावर तुम्हारा हो जाता है निगेटिव वार्स में, और वैल्यू क्या होता है साइन कितना हो गया कॉस 0.5 कॉस 60 डिग्री होता है ना, साइन 60 √3/2, तो 20 इंटू √3/2 वैसे ही हुआ ना, तो 10√3। 10√3 का मतलब क्या हो गया 17.32 शायद। एनीवे जो भी था, उसके बजाय अब तुमको कितना चाहिए 46 चाहिए। देख लिया ना, ये एंगल 77.76 डिग्रीज आ गया नेगेटिव, और पहले क्या था इसकी रिक्वायरमेंट माइनस कॉस इनवर्स 0.5, कितना होता है 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री से तुमको बढ़ा कर करना पड़ा 77.76 डिग्रीज। यही समझाने के लिए मैं तुमको ये बता रहा था। तो ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल हो गया पूरा। ग्रिड्स को मैं साफ कर देता हूँ। क्लियर हो गया। इसको भी साफ कर देता हूँ। ये इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो इसको तो रहने दो, इसे क्वेश्चन ही था। तो 15 मार्क्स हमारा मिल गया। कॉम्प्लेक्स पावर बैलेंस की ब्यूटी देखो, खुद से गौर कर लेना कि कितना आसानी से हो जाता है। कुछ नहीं, तुमको सिर्फ कॉम्प्लेक्स पावर लिखने की का तरीका आना चाहिए एंड नथिंग एल्स। बाकी किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेकंडों में काम हो जाता है। और तुम किताबों को उठा करके देखना, तुम किताबों को उठा करके चाहे पावर सिस्टम की देख लेना या इवन मशीन की देख लेना, वो लोग इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कितना करंट निकालेंगे, नहीं तो कितना वो पावर ट्रायंगल बना बना करके टेन थीटा टाइम टेन फाइव क्यू इज इक्वल टू एस टाइम फाइव, इस किस्म की चीज बहुत सारी करेंगे, तुम पागल हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ उसको सीख लो, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ मैं चेक कर लूँ कि ये रिकॉर्ड हो भी रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा था, तो ठीक है बच्चों, इजाज़त दो। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट एज यूजुअल। गुड बाय, गुड लक। मैं रिकॉर्डिंग तुम्हारे सामने स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।